अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। जैसा कि हर प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होती है, आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करूंगा वो है रियल एस्टेट के हवाले से, क्योंकि इस वक्त ओवरऑल अगर पाकिस्तान की माशी हालात देखे जाएं तो जिस तरह की पोजीशन चल रही है इस वक्त हमारे पाकिस्तान में, कोई भी आप बिज़नेस देख लें तो कहीं पर भी आप चले जाएं तो वहाँ पर जो हमारे बिज़नेसमैन है वो काफ़ी हद तक परेशान नज़र आ रहा है। क्योंकि उसकी बेसिक वजह यह है कि इस वक्त निगरान हुकूमत है। इलेक्शन के हवाले से अभी 2 दिन पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि इलेक्शन जो है वो 11 फरवरी को होंगे। देखते हैं कि होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। इसी चीज़ को देखते हुए ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, हमारा जो बिजनेसमैन है वो हर लिहाज से परेशान नज़र आ रहा है। आप बिजली के बिलों की सूरत में देख लें, आप गैस की बिलों की सूरत में देख लें, आप टैक्सेस की सूरत में देख लें, इसके अलावा किसी भी आप चीज़ में जाके देखें तो हमारा जो बिजनेसमैन है वो काफ़ी हद तक परेशान नज़र आ रहा है। और उसका जो सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज हुआ है वो हुआ है हमारे रियल एस्टेट के ऊपर, क्योंकि एक यही बिजनेस जो था वो बचा था मार्केट में, जो बूस्ट कर रहा था, जहां पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन अब कुछ अरसे से देखने में आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी का जो काम है, जो हमारी सोसाइटीज़ बन रही हैं बड़ी छोटी, जितनी भी गरीब आवाम या बड़े लोग जो सोसाइटीज़ बड़ी बड़ी बना रहे हैं, वहाँ पर भी जो कस्टमर का रुझान है वो देखने में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। उसी हवाले से आज मेरे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक भी रियल एस्टेट से है। मोहम्मद शरीफ साहब हैं, आप भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं सर, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। मोहम्मद शुएब हैं, आप भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं सर, आपको भी वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। शुएब भाई, ये बताइएगा इस वक्त जो डाउनफॉल चल रहा है प्रॉपर्टी में, उस हवाले से आप क्या कहेंगे, उसकी बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह मैं तो एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझता हूँ, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ और चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी पे देख भी रहा हूँ। बेसिक वजह जो है ये एक बदसकूनी या बदअमनी या एक बद यकीनी का लफ्ज हम इसको दे सकते हैं। बद यकीनी जो है वो ज्यादा कह लें आप उसको, कह लें लोगों। अभी हम एज ए होम यूजर या कोई भी देखें, हम अगर अपना कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ लेने के लिए निकलते हैं तो पहले कितना इत्मीनान होता था कि मैं ये चीज़ लेना चाह रहा हूँ और ये मेरे यूज़ की चीज़ है, मार्केट का फ्लक्चुएशन इससे बिल्कुल हटकर है और मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। बिल्कुल, जिस चीज़ में भी व्हाटएवर, हम लोग एक कप ही क्यों नहीं ले रहे, तो उसमें इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी कि हमें यकीन नहीं था कि भाई हम कहते हैं यार ठीक है ले लिया, हम यूज़ करेंगे। अभी इन्फ्लेशन इतनी है कि लेने से पहले बेचने का सोचा जाता है और बेचने से पहले लेने का सोचा जाता है। तो जिसकी वजह से अभी के लिहाज से प्रॉपर्टी का जो डाउनफॉल है उसकी मेन वजह यही है कि बद यकीनी फैली हुई है। आपकी वो प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, वो हर डिपार्टमेंट के लिए है। जहाँ पर पैसा लेके जाने की सूरत में इंसान को उसकी सर्विसेज ना मिल रही हो और उस कंपेटिबिलिटी में जो पैसे वो पे कर रहा है उसकी नज़र में वो चीज़ें उसको आउटकम में ना आ रही, तो मेरे लिहाज से तो हर सेक्टर में इस टाइम ये बदयकीनी फैली हुई है। शुएब भाई, क्या बदयकीनी की वजह बेसिक क्या नजर आ रही है आपको, क्या कहेंगे आप, इत्तेफाक करेंगे शुएब भाई की? जी बिल्कुल, मैं शुएब साहब से इत्तेफाक करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बदयकीनी यह है कि आपके मुल्क की हालात कैसे हैं। वहाँ पे जब तक आपके इलेक्शन गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दिए हैं, ठीक है, अभी भी लोग अनसर्टेनिटी में मौजूद हैं कि ये इलेक्शन किस तरह होंगे या नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि इलेक्शन हो जाए ताकि मुल्की हालात किसी एक डगर पे चले जाएंगे। जो भी अवामी हुकूमत आती है वो उसको आगे लेके चलेगी और उससे होपफुली मतलब जो है जो हमारे ताल्लुकात हैं दीगर ममालिक से, तो वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और उससे इस मुल्क में एक मतलब एक यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और उससे आपके मुल्क में मतलब जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी या जो पाकिस्तान से जो लोग बाहर गए हुए हैं वो अपनी रकूम जब पाकिस्तान में भिजवाएंगे तो उससे भी ये हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, रियल एस्टेट का शरीफ भाई, जैसा कि आप काम करते हैं, रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस था जिसमें लोग बाखुशी इन्वेस्टमेंट किया करते थे, लेकिन अब कुछ अरसे में देखने में आया कि इसमें भी लोगों का रुझान जो है वो कम होता जा रहा है। उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह जो अभी जो इस वक्त का जो सिनेरियो है उसमें बेसिक वजह जो है कि जो आपका डॉलर है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, आपकी गोल्ड की प्राइस बढ़ गई है, बैंक्स ने अपना जो है मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो लोग शॉर्ट टर्म में जो है ना वो
इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस शॉर्ट टर्म में उन्होंने इससे पैसा निकाला है, अपना रियल एस्टेट से पैसा निकाल के वो वहां पे चला गया। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होती है, रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो और जो इन्वेस्टर है वो चाहता है कि हमें मतलब जल्द अज जल्द जो है ना अपने जो अमाउंट है उसका रिटर्न हमें वापस आना चाहिए ना। तो ये जो चीजें जो मुल्की हालात की वजह से इस तरह हो गई हैं, तो इस वजह से ये सारे हालात हो गए हैं। जो मेन मतलब उसका फैक्टर है ना वो यही है। ये जब तक चीजें कोई नई हुकूमत नहीं आती, इन चीजों को स्टेबल नहीं करती, उस वक्त तक ये गैर यकीनी जो है ना वो मौजूद रहेगी। शोएब भाई ये बताइएगा, बड़ी सोसाइटीज जो एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रही हैं लोगों को, और एक लोकल छोटी सोसाइटीज जो हैं, क्या वजह है कि जो बड़ी सोसाइटी है वो उस तरह अकोमोडेट नहीं करती गरीब आदमी को जैसे छोटी सोसाइटीज़ करती हैं? वो एक अच्छा प्लान बना के दे देते हैं 5 साल 3 साल, उनको जो इंस्टॉलमेंट्स का जो तरीकाकार है वो उनकी सैलरीज के मुताबिक या उनकी अर्निंग के मुताबिक बना देते हैं। अगर हम इसकी निस्बत बड़ी सोसाइटीज़ में जाएँ तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने में नहीं आती। क्या अगर इस तरह की वो कोई लाहेमल बनाएं तो इससे गरीब आदमी जो मिडिल क्लास है वो भी मुस्तफीद होगा और उनकी जो रेशो है सेल की वो भी बढ़ेगी? ऐसा क्या कहते हैं, पॉसिबल नहीं? आपका क्वेश्चन ये 2 पार्ट में मैं करना चाहूँगा। आपने कहा कि बड़ी कॉलोनीज, बड़े प्रोजेक्ट्स बनिस्बतन छोटे प्रोजेक्ट्स। देखें, आज के दौर में रहते हुए जिस बंदे ने या जिस सेक्टर में भी या जिस कॉलोनी ने भी खुद को चलाना है उसको सर्विसेज देना होंगी। ठीक है। सर्विसेज वो किस बेस पे दे पाएगा? जब वो खुद एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में और कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ अलाइन होगा। ठीक है। देखिए, मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूँ, मेरी एक कॉलोनी है, मुझे सर्टन 14 डिपार्टमेंट से उसकी चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है। अप्रूवल रिक्वायर्ड है जी। मैंने ले ली। अब मेरे साथ एक और प्रोजेक्ट बनने के लिए जा रहा है, ठीक है, जिसने 3 डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेके उस प्रोजेक्ट को रन कर दिया और मैंने उसकी अकाउंटेबिलिटी लोगों की प्रेफरेंसेस पे दे दी कि भाई ठीक है, जैसे आप कहेंगे हम वैसे कर देंगे। एक चीज है बिल्कुल कॉस्ट ऑफ लैंड। जब एक लोगों को भी सोचना चाहिए, जब एक चीजें कॉस्ट ऑफ लैंड से नीचे जाती हैं तो 100% डेफिनेटली आप समझ ले कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। आजकल मुल्तान जैसे एरिया में आप किसी भी साइड ले लें, विद इन 30 to 45 किलोमीटर की रेंज में, आप मुझे बताएं रोड पर कौन सा ऐसा रोड है जहां पर अभी भी 4 करोड़ 4.5 करोड़ एकड़ से कम पे आपको जगह मिल जाती है? ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3, 3.5, 4 लाख रुपए मरला ये कॉस्ट आती है लैंड को। उस पर आपने डेवलपमेंट करनी है। अब एक कॉलोनी है वो आपको ऑफर कर रही है कि हम 10 लाख में 5 मरले का प्लॉट देंगे, तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि वो किस तरीके से 10 लाख का, और वो भी इंस्टॉलमेंट पे, वो हवा में देंगे? वो हवा में देंगे। देखिए, ये सब लोगों को मैं आपके चैनल के तवज्जो से कहना चाहूंगा कि सब लोगों को, जो हमारी गरीब आवाम है, जो एक सैलरी पर्सन लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो कैसे पैसा जोड़ते हैं अपना, किस तरीके से सेविंग करने के बाद जाके एक आउटकम उनका निकलता है, एक सर्टेन अमाउंट लेके वो अपने घर बनाने के लिए, प्लॉट लेने के लिए, अपने बच्चों की इन्वेस्टमेंट के लिए वो जाते हैं उस तरफ। लेकिन इन द एंड क्या होता है कि वो उस टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लेते, प्रॉपर वर्किंग नहीं करते कि आया कि ये 10 लाख में हमें इंस्टॉलमेंट पे वो भी 5 साल के लिए कैसे दे रहे। सर, उनके पास सोचने समझने की इतनी सलाहियत नहीं है ना। वो तो ये समझते हैं कि हमें सस्ते दामों ये चीज मिल रही है, हम आराम से इसकी साथ दे सकते हैं, सर, हमारे बच्चों का, फैमिली का घर बन जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही फैक्टर है जिसको वो लोग कैश करते हैं। वो कैश करते हैं और ऐसे लोग टारगेट हो जाते हैं कि जो मजबूर होते हैं। और फिर ऐसे लोगों का आप ये देखें कि जरिया माश भी बड़ा लिमिटेड होता है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी रियल स्टेट वाला, कोई भी कॉलोनी वाला अगर उनके साथ फ्रॉड कर जाता है तो वो उनका पीछा नहीं कर सकते। क्यों? या तो वो अपने घर की रोटी पूरी करेंगे, बिल्कुल, या फिर वो उनका पीछा करेंगे। और वो उनकी फसली बिल्कुल भी इजाजत ही नहीं देती इस बात की कि वो उनके पीछे जाएं, अदालतों में केस करें। अब इंसाफ का लेवल तो आपके सामने है ही क्या। अगर एक इंसान किसी पे केस करता है तो बस फिर वो आज उसने केस किया है तो उसकी नस्लें जो है उसको भुगताती हैं। ठीक है। और जो बड़ी सोसाइटीज हैं वो उसमें छोटा जो है वो जो हमारा जो गरीब आवाम है उसके लिए वो कोई पोर्शन क्यों नहीं रखती? इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हर सोसाइटी जो बड़ी सोसाइटी है हमेशा स्टार्टिंग के अंदर उसके जो प्राइजेस होते हैं वो लो होते हैं। ठीक है। ये वक्त होता है इन्वेस्ट करने का, ये टेस्टिंग टाइम होता है बेसिकली। हमारे जितना भी हमारा बिजनेस तबका है
वो इस टाइम को कैश करता है और उनके पास जो सेविंग पड़ी होती है वो वहां इन्वेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। और हमारा गरीब तबका जब वो लोग कैश कर रहे होते हैं उस टाइम को, तो वो उनको टेस्ट कर रहा होता है उनके बेस पर। आफ्टर टेस्ट जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके टेस्ट ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाता है, रेट अप हो जाता है। तो गरीब आदमी वहां पर उसको अप्रोच नहीं कर पाता। फिर भी बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जिनमें छोटे छोटे प्लॉट रखे गए हैं कि जो 1-2%, 4% की फैमिलीज के लिए, ठीक है, वो करे। अब एक बात आती है कि इंस्टॉलमेंट पे दिए जाए, ये बहुत अच्छा फैक्टर है, लेकिन इसके पीछे एक ग्रुप का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। आप अगर देख रहे हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, आप उसको लेकर चलना चाह रहे हैं, उसकी मार्केट में वैल्यूएशन अच्छी है, ये लोग जो कहते हैं वो डिलीवर करते हैं, तो डेफिनेटली लोगों को करना चाहिए। शिव भाई, एक चीज अभी कुछ अरसे में बहुत ज्यादा देखने में आई है, रियल इस्टेट में ख़ास तौर पे, ना सिर्फ मुल्तान या साउथ पंजाब में नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मैंने उस पर विज़िट किया है, मैंने उस पर इन्वेस्टिगेट भी किया, देखा है मैंने कि इस वक्त रियल इस्टेट में कुछ लोग ऐसे भी आ चुके हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म में यहाँ से फ्रॉड करके अपना जो सरमाया है उसको इकट्ठा करके उन्होंने एक सोच अपनी डेवलप कर ली है कि हमने इसके ज़रिए लोगों के साथ चीटिंग करनी है, फ्रॉड करना है, और उसके बाद एक बड़ा लेविश किस्म का ऑफिस बनाया, बहुत सारी इस तरह की कोई स्टाफ रखा, और उसके बाद उसमें ये नहीं कि गरीब लोगों को चूना लगा रहे हैं, वो अच्छे लोगों को भी चूना लगा रहे हैं। लगाने के बाद क्या वजह कि इस तरह के लोग जो है वो देखने में आ रहा है पिछले कुछ अरसे से ज्यादा, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में देखने में आ रहा है, ज्यादा हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है, रीजन क्या है इसकी? इसकी रीजन लालच है, मेन रीजन इसकी लालच है। जब एक सोसाइटी, जो इस तरह की सोसाइटी लॉन्च होती है, वो सबसे पहले क्या करती है, वो सबसे पहले इन्वेस्टर्स और जो ऐसे डीलर जो नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं वो उनके हाथ अपना बिजनेस देते हैं और उनको एक बड़ी अमाउंट ऑफर करते हैं कि जी अगर आप हमारी 10 फाइलें बेचेंगे या 15 फाइलें बेचेंगे, उसके अगेंस्ट हम आपको ये फलां गाड़ी गिफ्ट कर देंगे। इसी तरह अगर आपने 5 फाइलें बेचनी है तो हम आपको ये एक हैंडसम अमाउंट जो है वो पर मरला के हिसाब से आपको दे देंगे। अब सोचने वाली बात ये होती है, या लेने वाले के लिए ये सोचना चाहिए कि एक सोसाइटी जो 12.5 लाख रुपए में आपको प्लाट देती है और वो इन्वेस्टर को गाड़ी दे रही है, डीलर को गाड़ी दे रही है, जो उसने अपना डीलर बनाया उसको वो गाड़ी दे रही है, तो कैसे मुमकिन है कि वो ये काम कर लेंगे? नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से मज़ीद बात करेंगे। जैसा कि अभी शीफ साहब ने कहा कि इदारों को चाहिए कि वो अपनी जो ग्रिप है उसको वो मजबूत करें। इस तरह के जो लोग मार्केट में आते हैं, जो गरीब और सादा लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और उसके बाद दूसरे शहरों में जाके एक नए नाम के साथ रियल इस्टेट का काम शुरू कर देते हैं और वहाँ पर भी लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं, इस वाले से बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि हमारी शिव साहब से बात हो रही थी, श्री भाई ये बताइएगा कि एक और, जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जो सिर्फ एक गेट की जगह परचेज करते हैं, उसकी बेसिक वजह जो है वो क्या आपने अब तक नोट की है कि जो लोग इस तरह की सोच लेके मार्केट में आते हैं वो कितना अरसा मार्केट में सरवाइव करते हैं? बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो मतलब मार्केट में आई हैं और आने के कुछ अरसे के बाद वो गायब हो गई हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहा है उसको ये चाहिए कि कम से कम उनके बारे में जो एक सोसाइटी अप्रूव्ड सोसाइटी है उसके डॉक्यूमेंट तो देखे, उनके दफ्तर में जाए, उनसे पूछे। हम ऐसा नहीं करते, हम एक रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं कि जी ये सोसाइटी कैसी है, वो ऑलरेडी उनका अप्रूव्ड एजेंट होता है या डीलर होता है, वो उससे जाके ले लेते हैं, उसमें उसका कमीशन रिक्वायर्ड होता है, वो अपना कमीशन लेके तो साइड पर हो जाता है। उसके बाद वो क्लाइंट जाने और सोसाइटी जाने ना। अब सोसाइटी के पास कुछ होता नहीं है देने के लिए, तो सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी फिर उसको चक्कर लगाती है कि जी आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज अप्रूवल के लिए हम जा रहे हैं। फिर लोग इकट्ठे होते हैं, कोई अदालत में जाते हैं, बाकी जगह करते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। जरूरत तो इसी उम्र की है कि लेने से पहले हम ये सारी चीजें क्यों नहीं चेक करते कि क्या ये जो मुतलका इदारे हैं उनसे ये अप्रूव्ड हो चुकी है, या उनकी वेबसाइट पे जाके कम से कम हम चेक कर लें कि ये सोसाइटी अप्रूव्ड है। लेने से पहले ही कम से कम थोड़ा सा, जितनी मेहनत हम ये कोशिश करने में करते हैं कि जनाब हम ये सोसाइटी आ गई है तो हम ये लॉन्च कर लें, ये ग्रुप है, उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में 0% हमें पता नहीं होता कि जी ये ग्रुप कैसा है, ये हमें मतलब डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। तो अमूमन होता यही है कि मोस्ट चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब आपको डिलीवर नहीं होती। शुएब भाई, एक और चीज़ भी बड़ी देखने में आई है
कि एक तो अब ये भी इशू चल रहा है कि अब डेवलपर्स आपके और हैं, बिल्डर्स, और जो लैंड है वो किसी और ऑनर्स की है, और वो उनके साथ एक ज्वाइंट वेंचर करते हैं और करके एक कॉलोनी कोई भी इस तरह की एक नाम दे के उसको बनाते हैं। चंद अरसे के बाद पता चलता है जी कि वो जो लैंड ऑनर है वो कहता है जी मुझे तो पेमेंट नहीं मिली, तो इस वजह से जो है ना मैंने वो रीबिल्डोज कर दी और आपकी यहाँ जगह नहीं है। वो अगर किसी का कब्जा है, किसी को कब्जा दे के उन्होंने पेमेंट ली हुई है, तो वो बेचारे रो रहे हैं और वो मालिकान कहते हैं जी हमें तो पैसे नहीं आए। इसके पीछे क्या वजह है? एग्जैक्टली चीज़ें ऐसी हैं। मैं उसी बात को दोहराना चाहूँगा कि कॉस्ट ऑफ लैंड जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, जब आप उसकी असेसमेंट नहीं करेंगे, आप उस पर नहीं चलेंगे, तो आप उसके एक्सपेंसेस भी मीट नहीं कर पाएंगे। ये हमारे जनूबी पंजाब में, मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, प्रेमयार खान, बावल नगर, ये जितनी भी साइड आप हमारी ये जनूबी पंजाब की बेल्ट देख रही हैं, इसमें ये फ्रॉड बिल्कुल, अब आप ये समझ लें कि ये एक प्रोफेशन बन गया, एक प्रोफेशन बन गया। जो बंदा ये काम, कोई काम नहीं कर सकता, वो ये काम करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके इदारे इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, आपके ऑफिसर्स इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, होने के बाद ही ये चीजें स्मूथली चल पाती हैं। वरना कैसे हो सकता है कि एक इंसान एक इतना बड़ा इदारा बना के फ्रॉड करने जा रहा है और हमारे इदारे खामोश है। एक कॉस्ट आप देखें, एक लैंड ओनर है, उसने अपनी जमीन को सेल आउट कर दिया, उन्होंने ज्वाइंट वेंचर कर लिया कि आप ये 30 लाख रुपए ये हम आपको देंगे, हमारी आपके साथ 1 करोड़ रुपए में तय हो गई है, 30 लाख हम आपको 6 महीने बाद देंगे, 30 लाख हम उससे 6 महीने बाद देंगे। अब डेवलपर क्या करता है, जगह लेने के बाद 30 लाख लैंड ओनर को दे देता है और उनके साथ ज्वाइंट वेंचर का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, बात आगे बढ़ती है, जो उनके पास और इन्वेस्टमेंट होती है वो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को प्लॉट सेल करते हैं और सब चीजें सेल करते हैं और डेवलपमेंट रोक देते हैं। ठीक है। अब जब डेवलपमेंट रुक जाती है, जब डेवलपर के पास पैसा नहीं होता, जो लोग इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते, तो जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है जो डेवलपर ने आपके लैंड ओनर को देनी होती है वो नहीं जाती। ठीक है, जिसकी बिना पे जो लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं वो भी अपनी रजिस्ट्री या इंतकाल या फिर फाइल की सूरत में उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है। अब उन चंद लोगों की वजह से जो नहीं पे कर रहे थे, या उन लोगों ने उस डेवलपर की वेल्थ को नहीं देखा, आया कि क्या ये हमारी इंस्टॉलमेंट पे चल रही है, या आया कि इनके पास इतना पैसा है कि ये इसको डेवलप कर जाएंगे या पीछे लैंड क्लियर कर जाएंगे, तो बाद में बदनीयती पे मुबना ये दोनों इदारे, मैं इनको इदारे ही कहना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि ये काम तो बतौर इदारा ही कर रहे हैं ना, बतौर इदारा ही कर रहे हैं। लैंड ओनर भी, इन दोनों की वजह से, इन दोनों के अंदर बदनीयती फैलने की वजह से, इन दोनों में क्लैश की वजह से आम आवाम जो है वो पिस जाती है। शरीफ साहब क्या देख रहे हैं, मुल्क की जिस वक्त हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन की डेट भी अनाउंस कर दी है इलेक्शन कमीशन ने, कोई बेहतरी आएगी माशी तौर पर? देखिए, माशी तौर पे रियल एस्टेट के हवाले से अगर बात की जाए तो जो चीज़ें नीचे चली गई हैं, जो रेट्स वापस चले गए हैं, उनको आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। हम ये नहीं कह सकते कि जी अगर इलेक्शन हो जाते हैं और उसके फौरन बाद ये अमल वाक़ू पज़ीर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको एक टाइम लगेगा। एक सर्टन टाइम के बाद ही ये चीज़ें जाके अपने वापस उसी लेवल पर आएंगी जिस लेवल पे ये होनी चाहिए थी या जो मौजूद थी। लेकिन इसकी वजह से जो इन्वेस्टर है उसको तो काफ़ी लॉस होगा। हाँ, इन्वेस्टर तो बिल्कुल, इन्वेस्टर के अलावा वो लोग भी नुकसान में हैं जो इन्वेस्टर के साथ मिले हुए थे। एक इन्वेस्टर तो फ्रंट एंड पे आके खेलता है ना, तो उसके साथ पीछे छोटे छोटे इन्वेस्टर भी होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर जो है वो उससे ज्यादा नुकसान में जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट होती है, वो उस अमाउंट को लेके अपने साथ चल रहे होते हैं कि इससे चलें, अपने घर का कोई आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर लेते हैं, बच्चों की कोई फीस दे लेते हैं, या बच्चों की शादियों के लिए आपने पैसे रखे होते हैं वो इन्वेस्ट आप कर लेते हैं, और वो आप इस इंतजार में होते हैं कि चलें ये बूस्ट होगा तो हमें मतलब ये चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अभी रिसेंटली हम नहीं कह सकते। जो फैक्टर मैं पहले बता चुका हूं कि आपका गोल्ड का फैक्टर है, मतलब डॉलर का है, और बैंक में मतलब जो इंटरेस्ट रेट है, ये जब तक मुल्क की इकोनॉमी की सूरत हाल जब तक बेहतर नहीं होगी उस वक्त तक इन चीजों को वापस लाने में आने में टाइम लगेगा। लेकिन इस सूरत में जो मौजूदा जैसे सूरत हाल हम बता रहे हैं कि हमारी जो इस वक्त माशी हालात हैं और इलेक्शन के बाद भी ठीक होते नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब तो ये है कि मज़ीद बेहतरी नहीं आएगी, मज़ीद हमारे लिए जो वक्त है आगे वो दुश्वार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, रियल एस्टेट के लिए तो आपको एक टाइम चाहिए,
ठीक है ना। रियल स्टेट को वापस आने के लिए आपको टाइम ओवरऑल भी चाहिए अगर होगा। देखें, जितने भी बिजनेस देख लें, इस वक्त हर शख्स जो है वो परेशान है अपनी जगह। बिजली के बिलों में कल फिर 3 रुपये इजाफा कर दिया गया। सर उसकी रीजन ये है कि ये अवाम है और ये अवाम बिल्कुल सोई हुई है, वो अपने हक के लिए जागना नहीं चाहती, ना ही उठना चाहती है। और हम मतलब मिनहसल कौम, हमारे यहाँ ये अजीब इशू समझ लें या प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई दूसरा चले। इस मुल्क में हमेशा ये हुआ है कि अगर आप पिछली सारी हिस्ट्री देख लें तो आपको कोई एक ऐसा मतलब सियासतदान नजर आएगा जो अवाम की उंगली लेके पकड़ के चलता है, ठीक है। वो हमेशा इसी इंतजार में होते हैं क्योंकि कोई एक शख्स हमें मिल जाए, हम उसकी उंगली पकड़ें और साथ उसके चलते रहें। हम ऐसी कौम है कि आने वाले के लिए भी नारे हम ही लगाते हैं और जाने वाले के लिए मुर्दाबाद के नारे भी हम ही लगाते हैं। तो हमें अभी शऊर की बहुत जरूरत है। हम बहुत पीछे हैं उन दुनिया से, तरक्की याफ्ता लोगों से, ठीक है ना। हम तो छोटी छोटी बातों पे, ये मुल्क के लोग छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते कि हमें फ्यूचर जो हमारा इसमें क्या है या नहीं है। 10 बंदे अगर बात करते हैं तो 8 बंदे एक बंद की तरफ तकलीद करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनका नतीजा आपके सामने है कि हमें आज तक बिजली के बिल के रेट बढ़े हैं, गैस के रेट 50% उन्होंने और बढ़ा दिए हैं, इसलिए 1 नवंबर से जो है वो इंक्रीज कर दी हैं। तो इन सारी चीजों के लिए मतलब कोई एक बंदे ने आवाज नहीं उठाता, तो हम आवाज उठाता है उसको अंदर डाल देते हैं। हाँ और हम खुद ये भी मतलब तो नहीं है ना, जो अगर कोई आवाज उठाए तो उसको सर आवाज अगर आप सिंगल उठाएंगे तो आप अंदर ही जाएंगे, अगर आप मिनहसल कौम उठेंगे, सब लोग निकलेंगे तो फिर आप अंदर नहीं जाएंगे ना। मसला तो ये है। 75 सालों में ये नहीं कर सके तो अब कहाँ करेंगे हम ये चीज। अच्छा सर, मुल्तान में एक और बड़ा एक इशू रहा है, वापडा टाउन फेज 3, शोएब भाई, जो आज तक अपने अलाटीज को नहीं फुलफिल कर सकी अपनी कमिटमेंट्स, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? सर ये बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक कहता है मैं अच्छा हूँ, दूसरा कहते हैं मैं अच्छा हूँ। और उन दूसरे को अच्छा समझने अच्छा के लिए समझने के वो जो लिए अलाटीज हैं वो बेचारे वो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए आज कितने साल इस बात को, 2015 2015 से 2023 खत्म होने वाला। 23 हो गया। देखें आप ये देखें कि ये मामला कहाँ से चला और कहाँ आया। इलेक्शन हुए, डिपार्टमेंट इलेक्शन करवा रहा है, इलेक्शन हुए, फिर उन्होंने दूसरी पार्टी ने स्टे ले लिया, फिर उनके इलेक्शन हुए, फिर उन्होंने स्टे ले लिया। ये नहीं कि ये आप ये देखें, आप इस पे गौर फिक्र करें। हमारी सब आवाम को, मैं कहूँ सब लोगों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और हमारे साथ किस तरीके से खेला जा रहा है। एक आम अलॉटी की तरह सोचा जाए। अगर हम फर्ज करें कि मैं भी डिफेक्टिव हूँ, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें, अगर ये लैंड जो है ये क्लियर हो जाती है और अलाटीज को कुछ मिल जाता है तो शरीफ भाई इनको क्या उसमें कोई मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिस वजह से ये इस तरह स्टे करके खेल रहे हैं और चीजें कर रहे हैं? सर उसमें मेन फैक्टर ये है कि 6 अरब रुपया जो है वो वापडा टाउन फेज 3 के अकाउंट में पड़ा है, ठीक है, जो मेन फैक्टर है। ठीक है, कि वो पार्टी चाहती है कि जो आए वो उसको यूज करे ठीक है, और उसमें अपना हिस्सा निकाले। ठीक है। 16,000 इफेक्टिव हैं इस वक्त वापडा टाउन फेज 3 में। 8 साल से उनके पास एक भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली उनको कि जिससे उनको ये इत्मीनान हो सके कि ये सोसाइटी अब डिलीवर होना शुरू हो जाएगी या आज काम होना इस पे शुरू हो अगले साल तक मामला हल हो जाएगा, बेहतरी हो जाएगी। अभी कल भी जो मतलब पेशी हुई है उसमें यही हाईकोर्ट ने मतलब हाईकोर्ट को डिसीजन में आया है तो उनको ये पता चला है कि ये जो लोग जिन्होंने केस दायर किया है वो लोग है ही नहीं है और उन्होंने वो मतलब वो अलाटीज ही नहीं है, ठीक है ना। और जो लोग अपने आप को उसके अहदेदार समझ रहे हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, वो लोग है ही नहीं है, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह मंडे को उसकी दोबारा हियरिंग भी है तो उसमें मैं भी शायद कोई अच्छा डिसीजन हाई कोर्ट के साथ। 2023 एंड हो गया, अभी भी लगता है कि अभी भी मैं इस प्लेटफॉर्म के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि हम लोग एक मतलब पिटीशन दायर करने के लिए एक लॉन्च कर रहे हैं। आज 2 बजे हमारी जो है मॉडल टाउन में एक मीटिंग है। अगर कोई साथी आना चाहता है तो आ जाए, हमारे पास जरूर आए और हमारे साथ मिल के उस पिटीशन में अपना हिस्सा अदा करे ताकि ये जो 16,000 इफेक्टिव हैं उनको उनका हक दिया जा सके ना, या लेके दिया जा सके। मैं खुद उसका एक इफेक्टिव हूँ तो मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। तो उन सब लोगों को मैं ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आज नहीं है तो नेक्स्ट मीटिंग में आ जाए, ठीक है, आए और अपने हक के लिए मतलब आवाज उठाएं तो तभी हमें उसका फायदा होगा। ये जो 6 अरब रुपया उस अकाउंट में पड़ा है ये उसकी लालच है सीधी सी कि जी जो पार्टी आना चाहती है वो चाहती है कि हम आएंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ पैसे खाएंगे,
ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है मेन उसकी। इस वजह से वो अफेक्टीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जनाब ये हम जीत जाएं और हम डेवलपमेंट शुरू करें और उससे मतलब जो अर्न कर सकते हैं वो करें। दूसरा, हुकूमत वक्त से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस वक्त अफेक्टीज जो है वापडा टाउन फेज 3 के, इसको 1 और 2 से बिल्कुल सेपरेट कर देना चाहिए। उससे ये होगा कि इसको हैंड ओवर कर दिया जाए वापडा के, ठीक है, जब तक कि इसकी डेवलपमेंट नहीं हो जाती, मुकम्मल नहीं हो जाती। मुकम्मल डेवलपमेंट होने के बाद फिर आप इसको मतलब वापस जो है सोसाइटी में कर दें। लेकिन उससे पहले देखें 8 साल से लोग, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए थी कि हम अपना घर बना लेंगे। कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट की कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम उनकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर देंगे। कुछ लोगों ने अपनी बच्चियों के लिए वो प्लाट लेके रखे थे कि कल को उनकी शादियां होंगी, हमें पैसों की जरूरत होगी तो वो हम बेच के पूरा कर लेंगे। तो खुदा के लिए मतलब इस चीज़ के लिए मतलब संजीदा हो, अवाम भी संजीदा हो, और हुकूमत से भी ये दरख्वास्त है कि वो उस चीज़ पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करे और लोगों के हक के लिए थोड़ा सा फ़ायदा करें। शीर साहब आपका भी और शुएब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एन न्यूज़ को टाइम दिया। नाजरीन, जैसा कि अभी हमारे दोनों मेहमानों ने बताया कि वापडा टाउन फेज़ 3 जो कि पिछले 8 साल से अभी तक अपने अलाटीज़ को जगह नहीं दे सके, 2 ग्रुपों की आपस में जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, उसकी वजह से जो इफेक्टीज़ हैं वो परेशान हैं। उन किसी के अपनी बेटी के लिए शादी के लिए इन्वेस्टमेंट की होगी, किसी ने सोचा होगा कि मेरे पास जो रिटायरमेंट के बाद पैसे हैं मुझे मिले हैं, यहाँ पर मैं अपना घर बनाऊंगा और अपने बच्चों के साथ जो ज़िंदगी है वो गुजारूंगा। लेकिन पिछले 8 साल से आज दिन तक वहाँ पर ना उनको प्लाट मिल सका और ना ही उनको उनके पैसे मिल सके। और उसके साथ साथ हमारे जो रियल एस्टेट के काम करने वाले दोस्त हैं, हमारे जो कॉलोनीज़ बनाने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, उनको भी चाहिए कि वो जब कॉलोनीज़ बनाएं तो वो इस चीज़ को ज़रूर सोचें कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनके पास जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो आपको आकर देते हैं, ये सोच कर के यहाँ पर कल को हम अपना घर बनाएंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, या हम जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मुस्तकबिल में हमारे ये काम आएगी, हमारे बच्चों के काम आएगी। तो खुदारा उनके साथ आप इस तरह की चीटिंग्स ना करें, फ्रॉड ना करें, बल्कि अगर वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके यहाँ पर आके आपके पास इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। क्योंकि बहैसियत मुसलमान, बहैसियत कौम हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम किसी का नुकसान करते हैं तो वो नुकसान दर हकीकत हम अपना और अपने मुल्क का करते हैं। नए मेहमान के साथ बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।